आज डोपामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। डोपामिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है और ये एक हार्मोन के तौर पे इस्तेमाल होता है, रिलीज़ होता है ब्रेन से और डोपामिन फर्दर नॉरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट भी हो जाता है और एपिनेफ्रिन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों नॉरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का प्रिकसर भी है ये। तो नॉरेपिनेफ्रिन की तरह ये भी डोपामिन भी क्या कर देता है, कुछ अपना इफ़ेक्ट डाल देता है जिस्म में मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स पे, दिल पे करता है, किडनी पे करता है और साथ साथ में आर्टरीज़ और वेंस पे भी ये अपना इफ़ेक्ट डाल देता है। आज हम इसके बारे में पढ़ लेंगे कि इसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं। डोपामिन के अपने रिसेप्टर होते हैं, D1 से लेके D5 तक होते हैं। तो इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक को बोलते हैं D1 लाइक रिसेप्टर और एक दूसरे को बोलते हैं D2 लाइक रिसेप्टर्स। जो D1 लाइक रिसेप्टर होते हैं उनके अंदर सिर्फ दो ही रिसेप्टर आते हैं, एक को कहते हैं D1 और दूसरे को कहते हैं D5। और दूसरे है D2 लाइक रिसेप्टर में D2 है, D3 है एंड D4 है। अब इनका काम क्या होता है, मेनली जो D1 है और D5 है दोनों ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों में भी पाया जाता है। स्पेशली किडनी में ये D1 और D5 पाए जाते हैं। इनका काम ये होता है कि स्टिमुलेट करते हैं साइक्लिक MP। मतलब ये है कि ये सिंपली कैल्शियम को ट्रिगर करते हैं, कैल्शियम चैनल को, तो ऑटोमेटिकली एक ये होता है कि ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो यूरिनेशन ज़्यादा होती है। किडनी पे क्या करता है ये इफ़ेक्ट डाल देता है ताकि यूरिन आउटपुट अच्छा हो, ब्लड फ्लो अच्छा देता है। जस्ट लाइक इन ये होता है कि ये एज डायलेटर इस्तेमाल होता है। D2 लाइक रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं उस चीज़ को, उल्टा काम करते हैं ये स्पेशली। और साथ साथ में D2 लाइक रिसेप्टर दिल में भी होते हैं, लेकिन कुछ D3 D4 दिल में, D2 तो दिल में ही होते हैं, हार्ट में होता है। साथ में इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी में हेल्प आउट करना। और साथ साथ में तीसरा है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे भी जाके काम करता है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। और फर्दर क्या जाएंगे इसकी डाइल्यूशन, अगर ये कोई किसी मरीज़ को चलाना हो तो ये डोपामिन, तो ये कैसे डाइल्यूट करेंगे और कैसे चलाएंगे और किस क्राइटेरिया पे चलाएंगे और कौन सा शौक है तब चला सकते हैं। डाइल्यूशन इसके दो तरीक़े से की जाती है, एक में सिर्फ एक एम्पूल डाला जाता है जो 200 mg का होता है, 5 ml में होता है, तो 45 ml हम NS लेते हैं और टोटल वॉल्यूम 50 होता है। दूसरा ये कि 2 एम्पूल ले लेते हैं और 2 एम्पूल के कितने होंगे, 200 200 400 हो गया, 400 mg हो गया और 5 ml 10 ml का ml के अंदर है, mg इतना है। और इसमें हम 40 ml क्या लेंगे, 40 ml सलाइन ले लेंगे हम। तो जो डबल है यानी 2 एम्पूल हम डाल देंगे तो इसमें क्या होगा कि 200 200 400 mg हो गया और टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 50। 400 mg इंटू 50 ml के अंदर है, तो इसको जस्ट डिवाइड करेंगे तो 8 mg पर ml के हिसाब से आएगा। और mg को हम माइक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 यानी 8000 mcg पर ml इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अगर इसका सिंगल करोगे तो 4000 आएगा। अब इसके चलाने के 3 तरीक़े हैं। सबसे पहले लो डोज़ कहते हैं, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा हाई डोज़ होता है। जो लो डोज़ होता है अमूमन वो इस्तेमाल किया जाता है 2.5 से लेके 5 माइक्स पर kg पर मिनट, यानी ये जो इन्फ्यूजन चलेगा वो माइक्स पर kg पर मिनट के हिसाब से चलता है। तो इसका इनिशियल डोज 2.5 है, देन 5 है, देन 7.5, देन 10, देन 12.5, देन 15। इसी तरह हर स्टेप में यानी एक सेम इंटरवल के साथ इसकी इंक्रीज़मेंट होती है। और जो इंटरवल है वो 2.5 का इंटरवल है। ये जो
5 तक होगा वो लो डोज कहा जाएगा। और ये किडनी के लिए यानी रीनल एडजस्टमेंट होता है, रीनल फ्लो अच्छा कराता है, रीनल जो आर्टरीज़ और वेंस है उनको डायलेट कर देता है। अगर जिसका किडनी का यूरिन का मसला है तो लो डोज डोपामीन चला सकते हैं। अब दूसरा है इंटरमिटेंट डोज़। इंटरमिटेंट डोज़ में 5 से लेके 10 माइक्स पर केजी पर मिनट के हिसाब से चला सकते हो। अगर इसमें दिल में कोई मसले है, मायोकार्डियल कोई इशू है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने के लिए दिल में, तो ये इंटरमिटेंट डोज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला वाला और लास्ट आ गया हाई डोज़। हाई डोज़ तब चला सकते हैं जब कोई भी मतलब ये कि वेसल में बहुत इशू है, डायलेटेशन ज़्यादा हुई है, तो उस दौरान हाई डोज़ चलाएंगे। हाई डोज़ में वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं ज़्यादातर और किडनी शट डाउन कर देता है किडनी। जब वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो ये जो किडनी तक फ्लो जा रहा है वो ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, तो यूरिन आउटपुट नहीं होगा, बल्कि ये इन क्राइसिस में यूज़ होता है जब बहुत सीवियर कोई इशू होता है वेसल्स में। तो अमूमन डोपामीन न्यूरोजेनिक शॉक में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, या स्पाइनल शॉक कहते हैं इसको। उसमें इसलिए इस्तेमाल होता है कि और दूसरी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ में डोपामीन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो उसी दौरान सप्लीमेंट्री अगर डोपामीन चला लें या दे दें तो ये डोपामीन दिमाग में भी जाता है और दिमाग से फर्दर नोरेपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो डोपामीन के इफ़ेक्ट तो ओवरऑल है, ये स्पेशली आइनोट्रोपिक भी है और साथ साथ में वेज़ोप्रेसन भी है। अगर कोई सवाल है तो मैं ये अपलोड करूँगा नेक्स्ट, नीचे देख लेना।